आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है भारत और इसराइल से फंडिंग के इल्जामात, मकासद क्या हैं? पीटीआई 2.5 साल में अवामी तवक्कुआत पर पूरा क्यों न उतर सकी? कावे मुसावी के खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं हो रही? सरकारी कर्जों का तूफान, अवामी मुश्किलात कैसे कम होंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कल तक जो रसीदें मांग रहे थे, आज उन्हीं से रसीदें दिखाने का मुतालबा किया जा रहा है। कल तक जो मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासा जात के इल्जामात लगा रहे थे, आज उन्हीं पर इल्जामात हैं कि उन्होंने मनी लॉन्डर की है और उनके असासा जात गैर कानूनी है। और कल तक वो पीडीएम जिसकी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब था, आज पीडीएम ने अपनी तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी इदारे की जानिब कर लिया है। आज पीडीएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पंडाल सजाया गया, इल्जामात लगाए गए, इलेक्शन कमीशन से बराह रास्त कुछ जवाब मांगे गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन को कैसे जवाब दे ठहरा रही हैं, उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। पीसीपी जवाब दो, पाकिस्तान के साथ तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने किया था। आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? जवाब तो ईसीपी को देना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किस बात का जवाब देना है? वो तारीखी फ्रॉड क्या है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया गया है आज? मरियम नवाज साहिबा इस फ्रॉड से भी पर्दा हटा रही थी, उसको भी बेनकाब कर रही थी। वो क्या कह रही थी, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूँ। फ्रॉड का नाम है तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। किसके जरिए आया? हुंडी के जरिए। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया और दूसरा है इसराइल। इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ इसराइली ने इसको पैसा दिया, उसका नाम है बैरी सी शेफ। ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किए। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां। वक्त बदला है, चेहरे बदले हैं, स्टेज बदला है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो इल्जामात हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इल्जामात इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो हुकूमत पर लगाया करते थे और नारे लगा करते थे कि मोदी का जो यार है गद्दार है। आज मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भारतीय हाथ मुलव्विस हैं। आज इसराइल के मुलव्विस होने का इल्जाम भी मरियम नवाज साहिबा लगा रही हैं। यकीनन ये बड़े ग्रेव कंसर्न्स हैं और बड़े संगीन इल्जामात हैं। इस हवाले से आपको याद होगा कि जब मोदी का इलेक्शन था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीत जाएगा तो कश्मीर के मसले के हल के लिए राहें खुल जाएंगी, आसान हो जाएगी। बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद इंडियन मीडिया पर हर्जा सराई हुई थी। इंडियन मीडिया ने कहा था कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि बीजेपी इंतखाबात जीत जाए और उससे राहो रस्म बढ़ने में कुछ आसानी हो जाएगी। उस वक्त इंडियन मीडिया ने क्या कहा, इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू क्या था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। Surely the number one task of the two governments should be how are we going to reduce poverty? And the way we reduce poverty is by settling our differences through dialogue. And there is only one difference, which is Kashmir. लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में अब चंद घंटे का इंतजार बाकी है और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान आता है कि अगर हिंदुस्तान में फिर से मोदी सरकार बनती है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ेगी। इमरान खान जो दावा कर रहे हैं और अपने दावे में कामना कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में फिर से आए मोदी सरकार, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी पर इमरान खान की इस मेहरबानी के मायने क्या हैं? अब अगर यह कहा जाए कि पीडीएम की इस तहरीक को फॉरेन फंडिंग केस ने एक नई जिंदगी बख्श दी है तो शायद ये तासुर भी गलत नहीं होगा। लेकिन वो संगीन इल्जामात जो आज मरियम नवाज साहिबा ने लगाए हैं, पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान भी शायद 2 कदम और आगे निकल गए हैं और उन्होंने किस तरह
यहूदियों की फंडिंग और यहूदियों की स्पॉन्सरशिप का इल्जाम इमरान खान साहब पे लगाया है। वो क्या कह रहे थे, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं तो 2012 से ये बात कह रहा हूँ, ये यहूदी एजेंट है, वहाँ से उसको सपोर्ट हासिल है और आज पूरी कौम पर आश्कारा हो रहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं। इसी बुनियाद पर उसने अपनी पार्टी तश्कील की है। अब बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में यह भी कहा कि उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई। कुछ उलमा हजरात को फंडिंग के हवाले से कहा गया कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे और फर्दन कुछ उलमा के पास लोग गए और कहा कि इतने पैसे आपको दे देंगे, मौलाना फजलुर रहमान तन्हा रह जाएंगे। आज वो इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब पे उन्होंने लगाया। उनका कहना है कि उलमा हजरात ने, जो मौलवी हजरात है, उन्होंने तो इस ऑफर को यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद हम बिल्कुल इंटैक्ट खड़े हुए हैं। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद मुझे बताया गया इतना बड़ा पैसा है, एक एक मस्जिद तक जाएगा, एक एक मौलवी साहब तक जाएगा और फजलुर रहमान तुम तन्हा रह जाओगे। जब इन्होंने मस्जिद के अइम्मा को माहाना 10,000 रुपए देने का ऐलान किया तो पूरे सूबे में उनको एक मौलवी साहब भी नहीं मिला जिसने उनके पैसा कबूल करने के लिए हामी बनी हो। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। अब ऑपोजिशन के इन इल्जामात का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है, लेकिन इससे कबल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो जवाब आपके सामने रखे, उससे पहले हुकूमत की तरफ से जवाब आया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने उसके बाद मीडिया टॉक की, वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी क्विकली आपके सामने रखता है। इस शो के बाद आपके लॉन्ग मार्च को हम वेलकम करते हैं। जब भी करेंगे वो आपका आखिरी सियासी कार्ड होगा। मैंने कहा कि आप इस्तीफे नहीं देंगे, आपने नहीं दिए। मैंने कहा आप जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फजलुर रहमान साहब के 2 उम्मीदवार इस जिमनी इलेक्शन में है। मैंने कहा आप सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सब तमाम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। ये सब कुछ हुआ। एक लॉन्ग मार्च आपने करना है, कल करना है ना आज करो। एक लॉन्ग मार्च आपको करना है, आप कल करना चाहते हैं, कल की बजाय आज कर ले। मरियम नवाज के इल्जामात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी वजाहत जारी करना पड़ी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ईसीपी अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है, बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने खातिर खा पेशरफ्त की है। स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्किद करने की हिदायत भी की है। ये वो बयान है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। यकीनन इल्जामात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कुछ दबाव तो होगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या फजा होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा कहां खड़ा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमती और अपोजिशन का मौक़िफ़ तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। इससे पहले तो पीडीएम हुकूमत से जवाब मांग रही थी, आज बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब मांग रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह भी कहा है कि जवाब तो देना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ गई है और ये जवाब किस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी जांच पड़ताल कर रही है। उनके हफ्ते में 3 इजलास होते हैं, तो रूटीन के मुताबिक इजलास होंगे। हम रूटीन के मुताबिक अपने मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया। अब यह है कि आप समझते हैं कुंवर दिलशाद साहब कि ये पॉइंट ऑफ व्यू काफी है जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से आया है, क्योंकि मरियम बीबी ने जो इल्जामात लगाए हैं कि उसमें जो फॉरेन फंडिंग है भारत की तरफ से भी है, उसमें इजराइल की फंडिंग भी है और गुज़श्ता 7 साल से लैतो लाल से काम क्यों लिया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि ये जो जवाब आया है तर्जुमान की तरफ से यही जवाब बनता था और ये काफी है? जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं उस पर तनकीद होती रही है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से बड़ा रूटीन का मामला दिया है। उन्होंने कहा जी हमारी स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हो रहा है, उसके चंद हफ्तों के बाद, चंद दिनों के बाद जब भी फैसला आएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गौर खोज करेगा। उन्होंने एक ज़ुमैनों में बिटवीन दी लाइन बैलेंस दस्तूर लफ्जों में उन्होंने अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू को मुस्तरद कर दिया, जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं उनका जिसका स्पोक्स पर्सन ने बयान जारी कर दिया। नहीं कुंवर दिलशाद साहब, आपको नहीं लगता कि आज ऑपोजिशन ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, खासतौर पे मरियम नवाज साहिब और मौलाना फजलुर रहमान की तकारीर देख लें तो ऑपोजिशन के बयानिए में तो बड़ी जान है और बड़ा तगड़ा दिखाई दे रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अंडर प्रेशर फील कर रहा होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर प्रेशर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था, ज़ाहिर वो पहले भी अपने रूटीन में आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन माजी में भी इसी तरह के बयान सुनने का आदी रहा है। तो
इस वक्त वहां पर क्या अफसरान सर जोड़े बैठे हुए होंगे या राब्ते तेज हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आज जो एहतजाज ऑपोजिशन ने किया और जो इल्जामात लगाए हैं अब इसको किस तरह टैकल करना और इलेक्शन कमीशन कैसे प्रोसीड करेगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इमीडिएटली 21 तारीख को 21 जनवरी को अपना इजलास तलब कर लिया है। उसके अंदर ये सारा अपोजिशन के जितने भी डिमांड है उस पर गौर अपोज करेंगे। तो क्या आप तवक्को की जाए सर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जल्द फैसला भी कर लेगा और आइंदा आने वाले दिनों में कोई फैसला सामने आ जाएगा? 21 जनवरी को मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो फैसला कर लेंगे। नजर आ रहा है कि अपोजिशन का वो दबाव जो है या जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में कोई ना कोई अपना राय पेश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे। इस सारे मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हुकूमती मौक़िफ़ शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। भाई साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगा है और वो कहते हैं कि आपकी पार्टी ने इसराइल और हिंदुस्तान की फंडिंग से इलेक्शन लड़ा है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी डेंजरस टू। अब भाई साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए जी, ऐसी बेतुका इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है और शुरू दिन से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ वहाँ तहरीक इंसाफ की चैप्टर्स हैं जिनकी एक ऑर्गेनाइज किस्म की फंडिंग पार्टी के लिए होती है और जिनका रिकॉर्ड, उनके आईडी कार्ड्स जो नायकॉप होते हैं उनके पूरी डिटेल जो है वो हर साल हम इकट्ठी भी करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी होता है। ये एक फंडिंग का मामला हसास है। मुझे तो लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पनामा 2 साबित होने जा रहा है। देखें, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस होता है। अगर कोई ममनुआ फंडिंग होती है तो उसका सबसे बड़ी सजा है कि वो फंडिंग जब्त हो जाती है। बाकी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी वाली बात है ये गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है और ये जो केस है ये पीटीआई के एक निकाले गए बंदे का है, ना ये गवर्नमेंट का केस है ना ऐसी कोई बात है। अच्छा, मुझे लग रहा है भाई साहब कि आप इसको अभी भी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा कि किसी फॉरेनर्स की फंडिंग है ही नहीं। हमने 40,000 लोगों का डाटा दिया है, किसी और के पास 10,000 का भी डाटा नहीं है। अगर फंसना हुआ फॉरेन फंडिंग में तो मुस्लिम लीग नून फंसेगी, मुस्लिम लीग नून फंसेगी जिसने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सबूत स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश कर दिए क्योंकि अकबर एस बाबर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि इसराइल से हुई है, अब भारत से जो फंडिंग हुई है उसके सबूत तो पेश कर दिए और वो कहते हैं कि ना सिर्फ यहां पर भूचाल आएगा सियासत में बल्कि बड़े बड़े ममालिक की सियासत में भूचाल आ जाएगा, जो सबूत हमने पेश किए हैं। अकबर एस बाबर साहब हमारे भाई हैं, हम उनको जानते हैं, उनके बुलंदो बांग दावों को भी। वो पीटीआई से जो उनका पीटीआई ने उनको निकाला है उसका गुस्सा निकालना चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून के हाथों में खेलते रहे, कुछ हासिल वसूल नहीं होना। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ एक राई का पहाड़ बनाने वाली बात है कि जी वो जी फॉरेन फंडिंग आ गई। ममनुआ फंडिंग का केस ये बना है, फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है और हमने हर बात का सबूत दिया है। हम समझते हैं कि इस पर फंसेगी पीपल्स पार्टी और नून क्योंकि उनकी ममनुआ फंडिंग है और वज़ीर आज़म ने बयान भी दिया है कि 2 मुल्कों ने उनको फंडिंग की है। हम हर ट्रांजैक्शन का हमारी बैंकिंग से आई है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये हुंडी वाला काम है ये नून और पीपल्स पार्टी का। व्हाई डोंट यू आस्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू जस्ट गियर अप योर प्रोसेस? आपको तो इलेक्शन कमीशन से कहना चाहिए कि फौरी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर इसको सुने और फौरी तौर पर फैसला करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप कह रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को पहले सुने, आप कहे पहले हमारा फैसला करें उसके बाद दूसरी पार्टीज पे जाए। आपकी बात को मैं रिपीट करता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से यह दरख्वास्त करता हूं कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग का डे टू डे डेली बेसिस पे केस चलाएं और तीनों को एक ही पैरामीटर पे चेक करें और जिसने गलत काम किया उसको सजा दें। मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं। भाई साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपकी पिटीशन है कि अभी भी आप इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को चैलेंज कर रहे हैं, वो पिटीशन भी वापस लेना सर, ताकि पता चले कि अमली तौर पर आप यही चाहते हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है और आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने आईनी और कानूनी प्रोसीजरल जो आपको वकील कहते हैं वो ऑप्शन हम अवेल ना करें। आज मरियम बीबी ने गिनवाया कि आपने कितने वकील चेंज किए हैं, कानून इसकी कितनी समाअत हुई है और कितनी बार आपने रोकने की कोशिश की नहीं है। सुने ना भाई, हमें जो लीगल हमारी एक्सपर्ट टीम है जो वो तरीकाकार करेगी हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर एक हमारा बंदा निकाला हुआ पार्टी से अगर हमारे फंडिंग की तफसील मांगेगा, हमने उसको जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया।
बाकी जितना लीगल रेमेडीज हैं वो हमारी पार्टी का हक है। नहीं, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन का पूरा अख्तियार है कि वो हमारी। जब आप दूध से धुले हुए हैं, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, ये एड आपको कहीं से आई नहीं, किसी गैर मुल्की शहरी गैर मुल्की कंपनी ने आपको फंड नहीं किया है, तो फिर खतरा किस चीज से है सर? नहीं, कोई खतरा नहीं है, ये तो आप खतरा बना रहे हैं। मैंने तो आपको बताया लीगल रेमेडीज तो उस वक्त होती है ना सर, जब मामला पेचीदा होता है। एक तरीका नहीं, ये आपकी अपनी सारी बात आपकी अजम्पशन पे है ना, आप मफरूजों पे बात कर रहे हैं। भाई कोई अगर आपका खुदा न खास्ता आप केस में अक्यूज हैं या आप केस के कंप्लेंटेंट हैं, आप मुद्दई हैं या आप मुल्जम हैं, आपको कानून का एक तरीका है और जो आपके लीगल एक्सपर्ट होते हैं जिस तरह वो केस चलाते हैं उस तरह चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या पीडीएम ने अपनी तहरीक का रुख इदारों की जानिब मोड़ दिया? जी, इदारों की तरफ मोड़ना मकसद नहीं है। हमने इदारों को उनके आईनी रोल याद कराने हैं। जो पहले से पीडीएम का मुतालबा है कि सियासत के अंदर मदाखलत ना हो, हम उन इदारों को भी कह रहे हैं, हम एजेंसी को भी कह रहे हैं, इस जद्दोजहद में भी हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी ख्वाब खरगोश से जगाना मकसूद था कि आप 7 साल से केस लेके बैठे हुए हैं, आप उसको किसी तरफ नहीं लगा रहे। उसका जो भी कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला है वो करें। और अब तो पीटीआई अपना गुनाह भी कबूल कर चुकी, वो जो इल्जाम था वो खुद मान चुकी, लिहाजा अब कौन सा अमर माने है, लिहाजा उसके हम गए थे। और ये कोई बड़ा इज्तिमा भी नहीं था, हमने तो सिर्फ अपनी इस डिवीजन पिंडी के लोगों को कहा और अपनी क़यादत के साथ वहां जाके हमने ये जमा करा दिए, तो यादाश्त दी उनको। आप ये समझते हैं सर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, और दबाव में आकर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं सुना रहा है? और हम क्या समझे, क्या आपकी दानिश में क्या समझना चाहिए कि 7 साल से इलेक्शन कमीशन इस केस को लेकर बैठा हुआ है, तो हम क्या कहें? किसी दबाव का नतीजा हो सकता है। अब बदयांती तो नहीं हम कहते, हम इदारे कुछ इस तरह अलज नहीं करते, लेकिन सूरत हाल तो ये है आपके सामने। हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या किया है? हमने तो सिंपल सा एक मुतालबा किया कि भाई इस केस का फैसला तो करो इंसाफ के मुताबिक। और अब तो पीटीआई ने इकरार कर लिया, स्क्रूटनी कमेटी का फैसला हुआ, उन्होंने कहा हमसे ये हुआ है सब कुछ, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे फैसला जो है वो इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, वो हमारे एजेंट ने किया, उसके पैसे ले लिए हैं। 7 साल तक वो केस लड़ते रहे हैं और 7 साल में हम आज तक अदालतों से स्टे भी लेते रहे हैं। अब भी आराम से बैठे हुए थे, जब हमने श्योर किया और उस पर एहतजाज हुआ तो उसके नतीजे में अब सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई, उससे पहले उन्होंने प्रीएम्प्टिव इकरार भी कर लिया, तो इससे चीजें आगे तो बढ़ी हैं। तो कायरा साहब आप ये समझते हैं कि अकबर एस बाबर की वो पिटीशन जो 2014 के अंदर उन्होंने दायर की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की थी, आज पीडीएम को अकबर एस बाबर की उस पिटीशन पर एक नई जिंदगी मिल गई है? देखिए, गुजारिश ये है कि पीडीएम को जो चीज सूट करती है वो हमें करनी चाहिए। वो ये भी है कि हम एहतजाज करके कहें कि ये फैसला करें, और इतने सालों के बाद तो कर दे, अब तो कुछ न कुछ ख्याल कर लेना चाहिए, और अब तो उन्होंने मान भी लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये पीडीएम की तहरीक इसीलिए है, अकबर एस बाबर का केस क्या था, उन्होंने खुद उनको अलर्ज किया कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, और अब तो इकरार हो गया है। सो हम कह रहे हैं कि उसको जान नहीं दी हमने, उसको वजन नहीं दिया। हम तो आज एक एहतजाज की एक यादाश्त देने गए थे कि भाई इस केस का फैसला करें। कायरा साहब, एक ऐसा ही इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी करे। ये केस भी 2.5 साल से चल रहा है। तो कायरा साहब, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उससे मुख्तलिफ कैसे है? और फिर जो इसराइल और हिंदुस्तान की फंडिंग से मुताल्लिक इल्जामात लगाए गए, आज भी लगाए गए हैं, क्या आपके पास इसके सबूत मौजूद हैं? देखिए, जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनके पास सबूत होंगे तो उन्होंने लगाए हैं, हमने तो नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी इनके पास फैसला है वो सिक्योरिटी कमेटी फैसला करे। और 2.5 साल पहले से केस नहीं है, इनके मेंबर ने जब इनके खिलाफ एहतजाज किया। कायरा साहब, कता कलामी के लिए माजरत, देखिए इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने भारत से फंडिंग की है, इसराइल से इनको फंडिंग हुई है, यकीनन एक बड़ा ग्रेव कंसर्न है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इससे पहले इजलास गुज़श्ता रोज हुआ, क्या उसमें इन जमातों ने आपको नहीं बताया, वो सबूत नहीं दिखाए, और आप क्या सेम पेज पर नहीं थे? आप ये कह रहे हैं उनके पास होंगे? देखिए ना, एक कंपोजिशन देखिए, 11 जमातें हैं, सभी अपनी जगह पर बड़े मोतबर लोग हैं।
ये नहीं होता कि हर जमात दूसरी जमात से या स्टीयरिंग कमेटी से जो वो कहने वाली है वो क्लियर कराएगी। ये नहीं होता, ये हो सकता नहीं कि हर जमात अपनी तकरीर को, लिखी हुई तकरीर तो नहीं है साहब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा गुजरावाला में जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी तो उस पर सवालात उठे थे कि नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा उससे पहले एतमाद में नहीं ले गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया था। नहीं, हमने ये कहा, प्रोटेस्ट नहीं रिकॉर्ड कराया था, हमने ये कहा कि हमें इल्म नहीं था, इल्म होता तो बेहतर होता, लेकिन हमने साथ ये भी कहा कि मियां साहब का ये हक है, वो जो कहना चाहें कहें। हम किसी को पाबंद तो नहीं कर सकते ना किसी जमात को कि आप ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब आज तकरीर के दौरान एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो मेरे लिए बड़ा अचंभे का बायस था, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर किसी मेंबर ने कहा तो मैं उसकी जबान तो नहीं पकड़ सकता, कोई पहले क्लियर तो नहीं कराई जाती। इसका मतलब ये कि आज शॉकिंग जरूर था आपके लिए, जिस वक्त इल्जामात लगाए तो आपको धचका जरूर लगा। मैं शॉक की इस आर्गूमेंट की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा एक लफ्ज कहा गया, एक साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एक लफ्ज मुखातब करते हुए हुकूमत को कहा जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था, लेकिन वो उनका अपना इस्तेहकाक है, मैं उनको रोक तो नहीं सकता। लेकिन ये जो जिसके ऊपर आपका एतराज है, हमें उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कोई पाबंद वो नहीं है और एक दूसरी जमात से हम कोई क्लियर नहीं कराते कि पीडीएम बैठ के पहले अपनी ये फैसले करेगी कि अच्छा जी किसने क्या कहना है, कौन सी जमात क्या लफ्ज इस्तेमाल करेगी, किस तरह का आर्गूमेंट करेगी। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत 2.5 साल में अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ऑपोजिशन के जलसों और रैलियों के बाद आज ऑपोजिशन की तहरीक एक नए मोड़ में दाखिल हो गई है, जहां ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करके सिंबॉलिकली बता दिया है कि अब उसकी जंग इस इदारे से भी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो इलेक्शंस का इनेकाद कराता है। और साथ ही साथ अब ऑपोजिशन बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि अपने आप को फॉरेन फंडिंग केस लेकर मजीद मजबूत महसूस कर रही है। लेकिन क्या ऑपोजिशन मजबूत है या हुकूमत मजीद मजबूत हुई है? क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त ब्रॉडशीट का केस है जिस पर एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है और हुकूमत ये कह रही है कि ब्रॉडशीट पैनामा 2 साबित हो सकती है। अब इस सारे प्रोसेस के बाद क्या हुकूमत मजबूत हुई है या ऑपोजिशन वाकई मजबूत हुई है और वाकई हुकूमत के पास अब ज्यादा वक्त मौजूद नहीं है? क्या हुकूमत 5 साल पूरे करते हुए दिखाई दे रही है या मामला दूसरी जानिब जाता हुआ दिखाई देगा? ऐसे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। मेरे बड़े सादा से सवाल हैं। सबसे पहले सादा सवाल तो यह है कि ऑपोजिशन की पीडीएम तहरीक के अब तक के सफर को अगर देखा जाए तो किसको मजबूत किया है? क्या ऑपोजिशन के बयानी में मजीद जान पड़ गई है या आपको लगता है कि हुकूमत मजबूत हुई है? देखें, जो भी तहरीक होती है चाहे वो नाकाम हो, उसके असरात होते हैं। मेरा ख्याल है कि पीडीएम ने चाहे कि उनकी पहला मरहला कोई बहुत बड़ा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो उन्होंने टाल क्लेम्स किए थे ज़ाहिर है उनको पूरा नहीं कर सके, लेकिन इस सारे प्रोसेस में वो अपने वर्कर को एक्टिवेट करने में कामयाब हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक कम अज़ कम पार्टियों के अंदर उन्होंने अपने फ़ज़ा बना लिया है कि जिसमें अपने वर्कर को मुतहर्रिक कर लिया है। और आज भी हमने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन के सामने उनकी खासी तादाद जो है वो मुतहर्रिक नज़र आई। तो सुहेल साहब, आपको लगता है कि पीडीएम की नया रुख जो है वो इदारे की जानिब है? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर आज उन्होंने एक पंडाल सजाया है और इल्जामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगाए हैं और फिर जवाब भी मांगा है, तो क्या पीडीएम ने अपना रुख अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इदारे की जानिब मोड़ दिया? मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा उन्हें चूँकि पहले झटका लगा है और चूँकि ना वो इस्तीफ़े दे सके जो वक्त उन्होंने तय किया था, ना लॉन्ग मार्च कर सके, तो अब मेरा ख्याल है कि अपनी प्लानिंग वो पहले से बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। और आज जैसे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन के सामने जो उनका एहतजाज है, ऐसा लगता है कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक का जो दूसरा मरला है इसमें कदम फूंक कर चलेंगे और पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस ने दरअसल पीडीएम की इस तहरीक को एक नई जिंदगी बख्शी है? जैसे आप फरमा रहे हैं कि पहले फेज के अंदर कुछ थोड़ी सी नाकामी का सामना भी रहा है, उस तरह से उस गेज नहीं कर सके, ना ही लोगों को निकाल सके, तो अब फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसके लिए एक नई जान बनकर सामने आया। जी हाँ, ये फॉरेन फंडिंग केस बड़ी देर से चल रहा है और ज़ाहिर है शक ये है हिज़्ब मुखालिफ को कि इसमें पीटीआई की गलतियां मौजूद हैं कम अज़ कम
जो उन्होंने हिसाबात दिए हैं, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन सुन भी नहीं रहा, और इसी वजह से पीटीआई जो है वो खौफज़दा भी है। फिर अकबर एस बाबर साहब हैं, वो भी बहुत सारी निशानदेही कर चुके हैं कि इसमें बड़ी खामियां हैं। तो इसलिए डेफिनेटली इसने इम्पीटस दिया है पीडीएम की तहरीक को, और ऐसा लगता है कि उनको एक नई ज़िंदगी मिल रही है। सुहेल साहब, हुकूमत और ख़ुद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनकी जो रिजीम है ये हाइब्रिड रिजीम है, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर है। वो अपने बहुत सारे बयानात के अंदर, टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर ये कह चुके हैं। आपको लगता है कि ऑपोजिशन की इस तहरीक की एक कामयाबी ये भी होगी कि जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वाला पेज है उसके अंदर कोई दरार पैदा कर सके? आपको लगता है कि अभी इस पोजीशन में है या कोई दरार पैदा हुई है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो दरार पैदा नहीं हुई, लेकिन अपोजिशन की मुसलसल कोशिश है और हुकूमत की भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश है कि ये दरार जो है वो जल्दी पड़ जाए। अपोजिशन ज़ाहिर है ये चाहती है कि जो एक पेज पर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है इनको किसी तरह से अलग अलग किया जाए, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी इस दबाव में तो ज़रूर आती है कि जब उन पर यह इल्ज़ाम लगता है कि आप फ़रीक है, वो नहीं चाहते कि उनको एक फ़रीक के तौर पर कंसिडर किया जाए, वो चाहते हैं कि उनको एक गैर जानिबदार फ़रीक समझा जाए। तो यही वो वजह होती है कि जब गैर जानिबदारी से फ़रीक और फ़रीक से गैर जानिबदार का जो सफ़र है उसके लिए ही अपोजिशन जो है वो दबाव डाल रही है। तो सुहेल साहब, इसका मतलब है कि सफ़े का सेम होना हुकूमत के लिए कोई नामवाफिक या नासाजगार हालात तो नहीं है। जहाँ तक बात रही फॉरेन फंडिंग केस की, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना भी देता है तो फिर वो रेफरेंस हुकूमत को भेजेगा, फिर उसके बाद एक नई अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी असना के अंदर हुकूमत तो अपने अगले आने वाले 2.5 साल पूरे करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि हुकूमत इसमें 5 साल पूरे कर जाएगी? जी, ये आपकी सही है बात कि जब दोनों चूँकि एक पेज पर हैं तो ज़ाहिर है इससे मुवाफ़िक सूरत हाल है, फ़ायदा मंद है पीटीआई की हुकूमत के लिए, और ऐसे लगता है कि उनके लिए कोई 2.5 साल कोई इतने मुश्किल नहीं है अगर यही सूरत हाल रही। लेकिन दूसरी तरफ जो आप ये इशारा कर रहे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ गया तो फिर उनका रहना जो है वो रोज़ बरोज़ मुश्किल हो जाएगा। जब एक अदालती फ़ैसला आ जाता है तो बेशक कि उन्हें फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा, स्टे मिल जाएगा और अदालती कार्रवाई चलती रहेगी, इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन हुकूमत कमज़ोर विकेट पर चली जाएगी, जितनी स्ट्रॉन्ग विकेट पर अब है उतनी स्ट्रॉन्ग विकेट पे नहीं रहेगी, और उस पर दाग भी लग जाएगा कि ये इसके ख़िलाफ़ एक अदालती फ़ैसला भी आया है और इनकी फ़ॉरेन फंडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं। सुहेल साहब, आप अपने कॉलम्स की सूरत में भी और अपने तज्जियों की सूरत में भी पहले भी कहते रहे कि ऑपोजिशन की तहरीक जो है वो यकीनन हुकूमतों को घर भेजा नहीं करती बल्कि हुकूमतों को कमज़ोर कर दिया करती है। तो आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त एक वीक स्टेज पर खड़ी है और इस कमज़ोर गवर्नमेंट का डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद जो राय अमा हमवार करने की कोशिश ऑपोजिशन कर रही थी बिलाखिर आवाम को सड़क पर निकलना पड़ेगा? ये दुरुस्त है कि पहले जो 2.5 साल होते हैं या पहली जो 2 साल की मुद्दत होती है इसमें हुकूमतें आम तौर पर मनसूबा साजी करती हैं, प्लानिंग करती हैं, और फिर अगले 2.5 साल फसल पकती है तो पकी हुई फसल काटती है हुकूमत। लेकिन इस हुकूमत ने कुछ ऐसा नहीं किया, और चूँकि इसने नहीं किया इसलिए अगले 2.5 साल इसके बड़े ख़यालात से आ रही और किसी भी नए आइडिया से भरपूर नहीं होंगे। कोई ऐसी मोटरवे नहीं बनाई जिसकी रिबन कटिंग होगी, कोई ऐसा बड़ा मंसूबा प्लान नहीं किया गया जिसकी तवक्को हो कि वो कंप्लीट होगा, कोई बिजली का कारखाना नहीं कि जिससे कोई मुल्क की मईशत पर फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत के पास एक और इस वक्त जो एक नया नैरेटिव बन रहा है वो कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट जो है वो पनामा 2 साबित होगा, और अब एक नया लगता है कि एक मंत्रा, ब्रॉडशीट मंत्रा जो है वो मार्केट के अंदर आ गया है और अगले 2.5 साल इसी को सेल किया जाएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ज़ाहिर है अपोजिशन के पास एक नई चीज़ आई है। ब्रॉडशीट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तहरीक इंसाफ पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नून की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ भी आप इशारा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये स्कैंडल तो रहेगा, लेकिन जितनी देर तक पाकिस्तान की किसी अदालत या किसी फ़ैसला कुन मामले पे ये नहीं पहुंचता उस वक्त तक ये सिर्फ स्कैंडल ही रहेगा। सुहेल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि लॉन्ग मार्च से पहले या किसी बड़ी मूव से पहले शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ जाएंगे।
आपको लगता है सर कि पिछले दिनों मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कुछ करते रहे, को पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहा, नेशनल डायलॉग की बात भी होती रही, अब अगले 2.5 साल के अंदर बड़ी तेजी से कुछ तब्दीलियां तो रूनुमा होंगी, क्या उन तब्दीलियों के अंदर आपको दिखाई देता है कि कुछ लोग जेल का फाटक तोड़कर बाहर आएंगे और किरदार अदा करेंगे? देखिए, अगर तो मुज़ाकरात शुरू हुए तो जाहिर है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मुज़ाकरात की तो पहली शर्त ये होगी, क्योंकि ज़ाहिर है जेल के अंदर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उन्हें जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। सुलह पसंद ग्रुप, मफाहमती ग्रुप जो नून का है, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। अभी तो हुकूमत ने ये पहला स्टेप ही नहीं लिया, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs ही नहीं लिए। तो इसलिए अभी तो मेरा ख्याल है कोई डायलॉग का चांस नहीं है। लेकिन जब ये स्टेप्स लिए जाएंगे तब आप तवक्को कर सकते हैं कि हाँ, हम डायलॉग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है सर इन लेटर स्टेज कोई ऐसा डायलॉग का वक्त आ सकता है, या बिलाखिर ये होना ही है? क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर आपको लगता है कि हल्का फुल्का राग चलता रहेगा, ये पक्की मौसीकी नहीं हो रही कहीं पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब ये एक लॉन्ग मार्च तक मामला पहुंचेगा तो उस वक्त लाजमन डायलॉग करना पड़ेगा। इस तरह से मुल्क को एक क्राइसिस की तरफ धकेला नहीं जा सकता। ना पाकिस्तान के अदारे ये चाहेंगे, ना पाकिस्तान के अवाम ये चाहेंगे। और अगर हुकूमत मुज़ाकरात को तैयार ना भी हुई तो हुकूमत को मजबूर हो जाएगी कि हुकूमत मुज़ाकरात करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सवाल उठाएंगे कि ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मुसावी जो बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत मौजूद है, उनकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही हैं। इस आम मामले पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इन दिनों मुल्क की सियासत पर ब्रॉडशीट की बाज़गश सुनाई दे रही है और ब्रॉडशीट मामले को लेकर हुकूमत ने 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी और ये हकायक अवाम के सामने रखे जाएंगे। लेकिन ब्रॉडशीट मामले को लेकर बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात नहीं हो रही और जिनके रुख से पर्दा हटाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रॉडशीट एक ऐसी कंपनी है जो चंद माह कबल रजिस्टर हुई। इस कंपनी को पाकिस्तान के अरबों डॉलर का सुराग लगाने का ठेका दिया गया। इस ठेके पर आज तक कोई सवाल नहीं किया गया। कंपनी के साथ मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म किया गया। इस अमल ने दिवालिया होने वाली कंपनी में दोबारा जान डाल दी, लेकिन इस मामले पर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। लंदन की अदालत में पाकिस्तान को 4 अरब से जायद का टीका लगाया गया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के नुमाइंदे मुल्क भर में दंदनाते फिर रहे हैं। सरकारी हुक्काम उनसे मुलाकातें भी करते रहे, लेकिन इस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया और न ही हुक्काम से वजाहत तलब की गई। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, किकबैक्स के इल्जामात लगे, मुल्क बदनाम हुआ, मगर हुकूमत ने मामले की कोई तहकीक नहीं की और न ही हकायक अवाम के सामने रखे गए। हुकूमती बयानात और वजाहतें मामले में मजीद तजादात पैदा कर रही हैं, कन्फ्यूजन्स बढ़ रही हैं। लेकिन बादज़ा काबीना इजलास के दौरान मामले की तहकीकात के लिए बैनुल वज़राई कमेटी तश्कील दे दी। वजारतें इस पर तहकीकात करेंगी। कमेटी ने अपने इजलास मुनक्किद किए हैं, लेकिन अब की बार असल हकायक की तलाश करने की बजाय तोपों का रुख ऑपोजिशन की जानिब मोड़ दिया गया है। 40 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी और नताइज हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इंक्वायरी के TORs भी बन गए हैं ताकि शुरू से जब से नैब की एग्रीमेंट हुई इनके डिफरेंट ट्रूवों के साथ, फिर ब्रॉडशीट के साथ, सारी एग्रीमेंट्स कैसे हुई, क्या खामियां थी उसमें, किस तरीके से रोकी गई। अब कमेटी तो कायम कर दी गई, लेकिन हुकूमत ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया, ना इस कमेटी के तरीक़ाकार और खदोखाल के बारे में कोई वजाहत दी गई। ब्रॉडशीट के मालिक कावे मुसावी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो पर इल्जाम आयद किया। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब उंगलियां उठाई, मगर किसी एक जानिब से भी वजाहत दी गई। सवाल पैदा होता है कि कावे मुसावी के इल्जामात पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई। असल मुआहदे की तनसीख और नए मुआहदे के लिए कमीशन की डिमांड किसने की? बैंक ने 29 मिलियन डॉलर हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत के बगैर ब्रॉडशीट के अकाउंट में क्यों मुंतकिल किए? क्या लाखों मिलियन डॉलर्स का केस लड़ने के लिए वजारत खारजा को एतमाद में लिया गया? मौजूदा चेयरमैन नैब ने अदायगियों और बकाया जात के लिए कमेटियां कायम की। इन कमेटीज की रिपोर्ट्स ताहाल मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आ सकी? वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी कायम तो हो गई है, लेकिन क्या कमेटी को मैंडेट मिलेगा कि वो तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाए? हुकूमत का इल्जाम है कि पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान NRO की वजह से हुआ, वही NRO जो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को दिया था। नैब ने ब्रॉडशीट से मुआहदा 2003 में खत्म कर दिया था, जबकि NRO 2007 में हुआ था। क्या हुकूमत एक बार फिर की आंखों में धूल झोंक रही है?
आज मरियम नवाज शरीफ ने भी यही सवाल हुकूमत के सामने रखा। बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट जिसका नाम फ्रॉड शीट है वो सामने आता है। से लोग हैं इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे, उसमें से भी, और अवाम के खून पसीने की कमाई इनकी कमीशन में जाती है। अब कावे मुसावी जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर इल्जाम आयद कर रहा है, वो शख्स जो पाकिस्तान की आला शख्सियात को हदफ तनकीद बना रहा है, जिसके इल्जामात की पिटारी में हर फर्द के खिलाफ एक नया इल्जाम है, उनकी तारीख भी आला शख्सियात पर इल्जामात से भरी हुई है। ये बात है साल 1993 की। कावे मुसावी ने मैक्सिको के 2 अफसरान पर 1 मिलियन पाउंड रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया था। इल्जाम साबित नहीं होने पर उन्हें अदालत में सुबकी का सामना करना पड़ा और अदालत ने उन्हें हद के इज्जत के कानून के तहत सजा सुनाई। कावे मुसावी ने खुद भी इस केस से मुताल्लिक एतराफ किया था, उन्होंने सजा का एतराफ किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह मामला सिविल नौयत का था। एक सजा याफ्ता फर्द आला पाकिस्तानी शख्सियात और सियासतदानों पर इल्जाम आयद कर रहा है, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी? यकीनन अब हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी शख्सियात पर है कि वो कावे मुसावी के इल्जामात कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या ये होगा कि कावे मुसावी इल्जामात पर इल्जामात लगाते रहे और हम बर्दाश्त करते रहे, या फिर इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और ये तयन किया जाएगा कि इन इल्जामात में किस हद तक सदाकत मौजूद है, और फिर इन इल्जामात की तहकीकात करने के बाद आवाम के सामने भी रखी जाएगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि एक साल में मुल्क पर खरबों रुपए का बोझ किस तरह पड़ रहा है और मुल्क के कर्जों में, अवामी कर्जों में, पब्लिक डेट में किस कदर इजाफा हुआ है। इस आम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमती दावों और वादों के बरखिलाफ पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि सरकारी कर्जे 3.7 ट्रिलियन से बढ़कर 35.8 ट्रिलियन तक जा पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस वक्त मसनद इक़्तिदार संभाली तो उस वक्त वफाकी हुकूमत पर 24.2 ट्रिलियन रुपए का कर्ज वाजिबुल अदा था। इस तरह पीटीआई के दौरे हुकूमत में सरकारी कर्ज में 13.2 बिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जे जो नवंबर 2019 में 32.1 ट्रिलियन रुपए थे, नवंबर 2020 में बढ़कर 35.8 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। 32.8 ट्रिलियन रुपए तक जा पहुंचा है ये कर्ज। इस तरह कर्जों में एक साल के दौरान 3.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। 35.8 ट्रिलियन रुपए की इस रकम में आईएमएफ से लिया गया कर्जा शामिल नहीं है, यानी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो रिमेनिंग कर्ज ये है, अगर उसको शामिल कर दिया जाए तो कर्ज बढ़ जाएगा। इसके अलावा कर्ज के इस हजम में क्रेडिटर्स के बिलवास्ता तौर पर हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा जो रकम है वो भी शामिल नहीं है जो क्रेडिटर्स ने हमें उधार में दी। चुनाचे मजमूई सरकारी कर्जा वफाकी हुकूमत के कर्जे से कहीं ज्यादा है। वो कर्जा जो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिखाया जा रहा है, इन एक्चुअल कर्ज कहीं ज्यादा है। यही नहीं बल्कि एक साल के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे 2.7 ट्रिलियन रुपए इजाफे से 24.1 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। मरकजी बैंक यानी स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत के तवील मुद्दती कर्जों में ज्यादा इजाफा देखने में आया। तवील मुद्दती कर्जे 16.6 ट्रिलियन से बढ़कर 19.1 ट्रिलियन रुपए तक जा पहुंचे हैं। वजीर आज़म इमरान खान माजी की हुकूमतों को कर्ज के ताने दिया करते थे। उनकी नजर में कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी छीन लेते हैं। वजीर आज़म के मुताबिक पाकिस्तान कर्ज लेने के बाद अपने आजादाना माशी पॉलिसी नहीं बना सकता है, खुद मुख्तारी से फैसले नहीं कर सकता। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूदा दौरे हुकूमत में बढ़ते हुए कर्जे मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खतरा नहीं है? क्या अब पाकिस्तान अपनी माशी पॉलिसी बनाने में आजाद है? एक साल के दौरान मुल्क माशी सरगर्मियां जो बंद होने के बायस कर्जों में इजाफा हुआ है, ये नेक शगुन तो नहीं है? क्या हुकूमत वजाहत करेगी कि महज एक साल में मकामी कर्जों में 2.7 ट्रिलियन और बैनुल अक़वामी कर्जों की मद में 3.7 ट्रिलियन इजाफा हुआ कैसे? हुकूमत ताहाल कर्जों के तूफान के सामने बंद बांधने में नाकाम क्यों है? यकीनन वज़ीर आज़म की माशी टीम और वजारत खजाना को इस पर सोचना होगा। कर्ज के नुकसानात का जायजा लेकर इसको कम करने के पहलुओं पर गौर भी करना होगा और हर मुमकिन इकदामात भी करने होंगे ताकि कर्जे बढ़ने की बजाय इनको स्क्वीज किया जा सके, मजीद सुकड़ सके ये वॉल्यूम। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।